वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीएसटी इफ द एमपी मतलब मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1375 1375 rupees and CGST is charged at the rate of 4%. Also find the price of the article including GST. मतलब हमें यहाँ पे पहले सारा गिवन पॉइंट लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, मार्केट प्राइस दिया है MP इक्वल्स टू ₹1375 और फिर उसके बाद हमें दिया है CGST दिया है। तो CGST इक्वल्स टू 4% और इतना ही दिया है हमें तो गिवन में। फिर हमें क्या फाइंड करने बोला है कि फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, और ऊपर से हमें बोला है फाइंड द जीएसटी भी बोला है और द प्राइस फाइनल प्राइस जीएसटी को ऐड करने के बाद वो भी बोला है फाइंड करने। ठीक है, तो सी जीएसटी दिया है तो इसका मतलब क्या हमारा एस जीएसटी भी इक्वली हुआ, जैसे कि सिंस सी जीएसटी इक्वल्स टू एस जीएसटी, दोनों तो सेम होता है। तो जब सी जीएसटी 4% है तो एस जीएसटी भी 4% आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया जीएसटी का हमारा सी जीएसटी एस जीएसटी। अब हमें जीएसटी निकालना है, मतलब टोटल जीएसटी परसेंटेज निकालना है। तो ये तो हमारा सी और एस है तो हम इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हमें सिर्फ जीएसटी निकालना है। ये क्या है, सी जीएसटी एस जीएसटी, हम लोग को कंबाइन करके एक सिर्फ जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी रेट का फॉर्मूला क्या था, जीएसटी रेट फाइंड करने का ये था कि सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, यही था ना। तो फिर अब सी जीएसटी का वैल्यू कितना है 4%, फिर प्लस 4% कितना है 8%, ये आ गया टोटल जीएसटी। ठीक है, और हमें क्या बोला था मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला, फाइंड द जीएसटी। ठीक है, जीएसटी फाइंड करने बोला, लेकिन हमारा अभी क्या निकला है, जीएसटी रेट निकला है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस हो गया है। तो अब हम जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी अमाउंट, जो कि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीएसटी। इसका मतलब यही है, जीएसटी अमाउंट ही बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड करने। तो अब हम निकालेंगे जीएसटी अमाउंट, फाइंड जीएसटी अमाउंट। ठीक है, अब जीएसटी का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था जीएसटी फाइंड करने का, जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी रेट इंटू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला फाइंड करने का। ठीक है, तो अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू है हमारे पास है। ये जीएसटी रेट का वैल्यू है कितना 8%, 8 इंटू मार्केट प्राइस क्या है हमारा 1375 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 1375, तो ये आएगा 11000। ठीक है, मीन्स 11,000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, ये जीरो काटा और एक जीरो काटा, बचा क्या 110 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स क्या होगा 110। ये क्या है, रुपीस में है हमारा। यही है हमारा जीएसटी। तो जीएसटी इक्वल्स टू ₹110। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट निकल गया, जो ये बोला था फाइंड द जीएसटी। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा फाइंड हो गया। जीएसटी क्या आया था हमारा, जीएसटी इक्वल्स टू ₹110, ये आया था ना। तो फर्स्ट हो गया। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करने बोला, ऑल्सो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अब हम जो हमारा मार्केट प्राइस है उसमें कितना जीएसटी ऐड होकर क्या प्राइस आ रहा है वो फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग
जीएसटी। अब ये जो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका भी एक मतलब छोटा सा फॉर्मूला है। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस जीएसटी। तो हमारा मार्केट प्राइस क्या था 1375 प्लस जीएसटी क्या है हमारा आया 110। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर हमारा आया 1485 ये रुपीस में एसपी सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट का भी आंसर आ गया है। अब लास्ट में थोड़ा अच्छा से लिख देना इसमें कि देयरफॉर जीएसटी इक्वल्स टू ₹110। फिर उसके बाद अब फिर यही वाला पार्ट लिख देना, प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स टू ₹1485। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मतलब ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये दो तरीके से सॉल्व होता है। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो कि मैंने वीडियो डाला है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे कहते हैं, उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके हेल्प से सॉल्व करने से कभी रॉन्ग नहीं होता है वो सम, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले है कि ये क्वेश्चन है 2x² - 5x - 40। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं ax² + bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो पता ही होगा कि इस फॉर्म में जो भी होगा क्वेश्चन उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं हम। ठीक है, तो सेम देखो वही फॉर्मेट में क्वेश्चन, और ये मीन्स क्या, ये क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो एक्स के सामने जो भी नंबर हो रहता है उसके साथ उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला से पहले मैं बता देता हूँ कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। जैसे एक्स क्या है 2 है तो ये ए हुआ ना, तो फिर एक्स क्या 5 है, ये क्या हुआ बी हुआ, फिर ये तो सी हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले ए बी सी का वैल्यू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का क्या है -5 एंड सी का है -40। ठीक है, और अब फॉर्मूला लिखते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये है हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्मूले से ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिख लेना कॉपी में। चलो, तो वो फॉर्मूला में बस कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, पहले -b था ना, तो -b में क्या, चलो मुझे लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो ठीक है मैं क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर उसी के नीचे मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो x = -b है, तो b का वैल्यू क्या है हमारा -5, फिर -5, फिर b भी तो माइनस में है ना, तो फिर और एक बार माइनस। ठीक है, -5, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 लिखा है, b के आगे भी तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस पुट कर दिए। ठीक है, फिर +- √b² का वैल्यू क्या है -5,
बी का वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 2, और फिर सी का वैल्यू क्या है -40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 2। अब कुछ नहीं करना है, बाकी अंदर का सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सिर्फ 5 लिख देते हैं, प्लस नहीं भी लिखने से चलेगा। तो फिर प्लस माइनस रूट अंडर का सारा वैल्यू लिखना है। -5 का स्क्वायर कितना होता है, देखो माइनस का किसी का भी स्क्वायर ढूंढना होगा ना तो ईजी है। देखो यहाँ पे कि -5 इंटू -5 है, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार 5 मल्टीप्लाई, 2 माइनस है, ठीक है। तो क्या करोगे इसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 से 25, तो 5 स्क्वायर का मतलब -5 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा +25, ठीक है। तो वैसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -5 स्क्वायर का +25 माइनस, यहाँ पे क्या है अभी माइनस प्लस कुछ मत लिखो, पहले इसका कैलकुलेट करो। 42 जा 80, 80 मतलब -80, क्योंकि 40 क्या आगे माइनस है तो -80, और -80 इंटू 4 क्या होगा 320 होगा, तो क्या है -320 होगा ना, तो फिर -320 फिर माइनस क्या हो जाएगा +320 हो जाएगा। चलो फिर भी कंफ्यूजन हो रहा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पहले माइनस पार्ट लिख लो, क्या है माइनस है ना, माइनस फिर यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा कन्वर्ट में प्लस हो जाएगा। तो अब साइन भूल जाओ, प्लस पहले ही कन्वर्ट कर दिया, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 42 जा 80, 84 जा 320 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ठीक है। अब फिर सॉल्व करो, x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 प्लस 320 क्या होता है 345, फिर 4, ठीक है। तो इतना पार्ट लिख लिया ना, तो मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूं, देख लो। तो क्या था हमारा x का वैल्यू क्या आया था, x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 345/4, ये आया था ना। तो अब देखो इसमें क्या है, 2 है, एक प्लस एक माइनस है, इसका मतलब है कि एक बार हमें प्लस से चेक करना पड़ेगा, एक बार माइनस से चेक करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या है। तो पहले प्लस से चेक करते हैं, 4 ऐसे करना है, 4 प्लस, अब क्या करना है यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन को, इसको भूल जाए, ये माइनस साइन को भूल जाओ, सिर्फ प्लस को यूज करो इस पर। तो क्या हुआ 5 प्लस रूट अंदर 345/4, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। और फिर सेम ऐसे एक बार माइनस के लिए करना है, 4 माइनस, इस बार प्लस को भूल जाना है, सिर्फ माइनस को हमें यूज करना है। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस रूट अंडर 345/4, ठीक है। तो हमारा x का 2 वैल्यू आया, एक आया, फिर लास्ट में अच्छा से लिख देना, therefore x इक्वल्स टू 5 प्लस 345/4, या फिर और कि 2 आया ना तो और लिखो, फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 5 माइनस रूट अंडर 345/4। देखो ये रूट 345 बहुत लंबा है, ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, फुल मार्क्स मिलेगा, जरूरत नहीं है कि इसे सॉल्व करना, इसे छोड़ दो ऐसे। ये है हमारा आंसर, खत्म। तो चलो एक और जीएसटी का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब, और फिर फॉर 3 years, मतलब 3 साल के लिए, 3 साल तक एक इंसान पर मंथ, हर मंथ मतलब ₹250 आरडी अकाउंट में जमा करता था, ठीक है। और जब 3 साल तक उसने जमा किया तो उसे फिर लास्ट में जब वो पैसा निकाला तो उसे 10,000
क्या बोला 10,110 रुपीज़ मिला, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम। तो अब बोला है इसमें कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि वो 3 साल में उस पैसा में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको मतलब पैसा मिला, मतलब जो मैच्योरिटी मिला है 10,110 रुपीज़, उस पर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है। गिवन में मंथली डिपॉजिट दिया है कि मंथली वो कितना जमा करता था पैसा, ₹250। फिर उसके बाद टाइम दिया है, तो टाइम कितना हुआ यहाँ पे 3 इयर्स। और हमें पता है कि जब भी हम जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम को हमेशा ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना है। अगर वीक भी दिया होगा तो उसे भी हमें मंथ में करना है, क्योंकि एन का वैल्यू हमें हमेशा मंथ में लिखना है। तो 3 इयर्स को अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में कितना 12 मंथ होता है, तो 3 × 12 कितना हुआ 36 मंथ्स, ठीक है। और एक वैल्यू दिया है मैच्योरिटी अमाउंट का वैल्यू दिया है, ₹10,110, ठीक है। ये 3 चीज हमें दिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टोटल डिपॉजिट कितना है। जैसे कि ये तो 250 रुपीज पर मंथ जमा करता था ना, तो 36 मंथ तक उसका 250 कितना रुपीस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कितना उसने जमा कर दिया 3 साल में, तो वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1, फाइंड टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, उसका तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी P × N। P × N मतलब क्या, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, 250 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, डिपॉजिट वो कितना करता था। N P × N मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, तो फिर P कितना है 250 × 36 मंथ्स, तो फिर कितना है ये, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा 9,000 रुपीज। तो ये हर मंथ 250 जमा करते करते 3 साल में उसने 9,000 रुपीज उसने जमा कर दिया था RD अकाउंट में, ठीक है। तो अब ये 9,000 रुपीज में उसको फिर लास्ट में कितना रुपीस मिला मैच्योरिटी के टाइम, 10,110 रुपीज उसको मैच्योरिटी के टाइम में मिला था पैसा, और उसने जमा किया था 9,000 रुपीज, समझ रहे हो ना। तो जब उसने 9,000 जमा किया था और बाकी का उसको लास्ट में मिला 10,110 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 9,000 माइनस मतलब 10,110 माइनस 9,000, तभी उसको पता चलेगा ना कि वो जो पैसा उसको माइनस करने के बाद मिलेगा, तो उसे पता चलेगा कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। तो अब हम मतलब हम लोग अभी फाइंड करेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड, वो कितना इंटरेस्ट कमाया, इतना 9,000 रुपीज 3 साल के लिए लगाने के बाद वो कितना इंटरेस्ट कमाया, तो हम फाइंड करेंगे। फाइंड इंटरेस्ट अर्न्ड, वो कितना कमाया इंटरेस्ट, तो अभी हम ढूंढेंगे। तो आई फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा मैच्योरिटी माइनस टोटल डिपॉजिट, ये फॉर्मूला है। तो मैच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल डिपॉजिट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट का वैल्यू दिया है हमें 10110, फिर माइनस टोटल डिपॉजिट कितना किया हमने 36 मंथ में, और 36 मंथ में हमने 9,000 रुपीज डिपॉजिट किया। तो अब इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा ₹1110। याद रखना रुपीस लिखने कभी भी मत भूलना, ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन रुपीस लिखना है। तो अब ये हमारा इंटरेस्ट अर्न की उसने 9,000 रुपये लगाने के बाद उसका प्रॉफिट हुआ
1110 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। ये हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू है, रेट नहीं है। हमें क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड करने, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू है, कितना वैल्यू कमाया, मतलब इतना वैल्यू का उसे प्रॉफिट हुआ। तब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, क्या है इसका परसेंटेज, ठीक है। तो उसके लिए आरडी इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो अब इतना तो हो गया है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज आर डी इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू पी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इंटू एन, फिर इंटू एन माइनस वन, फिर आर, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो अब सारा वैल्यू हमारे पास है ही, तो बस पुट कर देना। आई का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला, क्या था आई का वैल्यू 1110, ये आई का वैल्यू था। फिर थोड़ा ऊपर हो गया नीचे, तो 1110 आई का वैल्यू था, इक्वल्स टू पी का वैल्यू क्या था हमारा, पी मतलब स्टार्टिंग में कि कितना हम जमा करते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो मैं बीच में जो निकाला था कि 9000 रुपीज़, वो था टोटल डिपॉजिट। तो हमें पी में टोटल डिपॉजिट का वैल्यू नहीं लिखना, पी में बस हमें पी लिखना, ये प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है जो शुरू में हम क्वेश्चन में दिया है। तो पी का वैल्यू क्या है 250 इंटू एन कितना था 36 मंथ्स, फिर मल्टीप्लाई में था एन 36 माइनस 1, और फिर उसके बाद ना फॉर्मूला में +1 है, ठीक है, गलती से हो गया, 36 + 1 इंटू आर। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 24 इंटू 100 कितना होगा 2400। नीचे वाले को पूरा मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी होगा क्योंकि लास्ट में भी जीरो है, जीरो तो जीरो जीरो ज़्यादा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 1110 इक्वल्स टू 250, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 250 इंटू 36 इंटू 36 + 1 37 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। अब इतना पार्ट, ये 250 इंटू 36 इंटू 37 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 333000, फिर डिवाइडेड बाई 2400 इंटू आर, आर भी तो है ना ऊपर। तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें बस काट देना है। तो मैं बोला था 0 0 कट जाएगा, तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो कि 3 3 3 है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाला सिर्फ 3 के ही टेबल से कटेगा, ठीक है। 3 ने तो 11 और नीचे क्या है 24, तो 3 का टेबल में 24 तो आता है ना, कितना 3 8 जा 24 आता है, तो 3 8 जा 24, फिर कितना हुआ 3 3 3, तो क्या हुआ ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये 0 का 0 ऐसे हो गया, आ गया, कट गया। तो हमारा यहाँ पे क्या है, कटने के बाद 1110 इक्वल्स टू 1110 इंटू आर डिवाइडेड बाई 8, ये आया। अब फिर सॉल्व करेंगे, कितना होगा 1110। अब देखो ये ऊपर 1110 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 1110, फिर 8 देखो डिवाइड में, तो ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर आर तो आर बच गया सिर्फ। अब ये सेम देखो 1110 और 1110 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। बचा कहाँ यहाँ पे 8, तो फिर 8 इक्वल्स टू आर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये हमारा आंसर 8% पर एनम, ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये प्रूफ डेट क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या करना रहता है, LHS इक्वल्स टू RHS करना रहता है।
मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग का LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये LHS है, ठीक है। और ये जो सिर्फ वन जो है ना ये RHS है। तो हमें किसी भी एक के हेल्प से RHS या फिर LHS के हेल्प से दोनों को इक्वल करना है। तो ये LHS में हम लोग LHS लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS में इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वैल्यू का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसके थ्रू हम सॉल्व कर पाएंगे। अब RHS में देखो सिर्फ वन दिया है, तो वन से क्या ही सॉल्व हो पाएगा, तो हम LHS का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो LHS पहले लिख लेते हैं, लिखना है ऐसे LHS वरना मार्क्स कट जाएगा। LHS इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये हमारा LHS है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन समझ के इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ऊपर वाला पार्ट में देखो ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में दिख रहा है, जैसे कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ये सेम एज मतलब ऐसा लग रहा है ना, साइन को a समझो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस फॉर्मूला में सेट लग रहा है ना। तो चलो हम इस फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मैं साइड यहीं पे लिख देता हूँ बीच में। हाँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू है a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम सॉल्व करेंगे। और भी तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन इससे सॉल्व करेंगे तो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब ये तो इस देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या, यही है ना, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो ये और ये तो सेम है, तो इसके जगह में हम इसका वैल्यू लिख देंगे। a का मतलब क्या है साइन, फिर b का मतलब क्या है कॉस, ठीक है। तो अब चलो लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो a मतलब हमारे क्या है साइन, क्यूब को a में कंसीडर मत करना, a सिर्फ हमारा साइन है और b हमारा सिर्फ कॉस है। साइन क्यूब a नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइन है और b कॉस है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा a है और कॉस थीटा b, फिर मल्टीप्लाई में इस फॉर्मूला को फॉलो करते जाओ। क्या लिखा है, a स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बोल रहा है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये तो ये पार्ट हम लिख लिए, अब सिर्फ बचा क्या, ये तो इसको सेम टू सेम उतार लो, ये प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हो गया। फिर इसके नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना तक ही है ना डिवाइड, इसलिए मैं यहीं तक डिवाइड किया, इसको छोड़ दिया, इसके नीचे 1 समझ लो, ठीक है। और अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो तुम्हें कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर नीचे भी देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो क्या हम इसे काट सकते हैं ना, तो काट देंगे, ये कट गया, ये भी पूरा कट गया। तो ये कटने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक पार्ट हो गया, मतलब इसको लिख दे रहे हैं। फिर प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखो एक मतलब फॉर्मूला था छोटा सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
तो जानते हैं ना, तो जैसे कि एक फॉर्मूला था, ये इसको लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला होता है कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दिखे उसको साथ में मिल के 1 लिख देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और फिर देखो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। फिर ये ब्रैकेट में था तो इसे ब्रैकेट में ही कर लेते, फिर प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसी पार्ट को 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट अब खोल दो, अब जरूरत नहीं है ब्रैकेट का। हाँ, तो फिर प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, जैसे समझो 1 माइनस 1 होगा तो 0 हुआ ना, तो वैसे माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इसको माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो हम डायरेक्ट काट देते, इसको भी काट दो, ठीक है। अब काट दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्या हुआ यहाँ पे 1 माइनस 0, तो 1 से माइनस 0 करने से भी वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो क्या है, ये देखो RHS में 1 है, LHS भी 1 आ गया, तो इससे क्या पता चला हमें, ऐसे लिखो, therefore LHS equals to RHS proved, खत्म।